आप लोगों का, और हम पूजन को चाहते हैं कि फ्रूटफुल बने। फ्रूटफुल का मतलब होता है कई मायने में धर्म के साथ आस्था के साथ हम काम से भी जुड़े, और हमारे जो बहु या प्रतिभा के धनी लोग बच्चे हैं उनको भी हम पहचाने। योग आप सब जानते हैं, हम भी जानते हैं, लेकिन वही वाली बात है कि जीवन के लिए हवा जिस तरह ऑक्सीजन जरूरी है वो सब जानते हैं, लेकिन डॉक्टर के कहने पे हम उसका बरतते हैं ना कि ये नहीं करना वो नहीं करना। ऐसे ही योग के हम करेंगे, उसको सुनेंगे तो हमको अच्छा लगेगा। आप जिस चीज़ के हजारों रुपए बाहर देते हैं यदि हमारा योग गुरु उसको बताएगा तो आपके लिए फायदेमंद होगा। हम सब किसी न किसी रूप में कोई ना कोई रोग से पीड़ित है, तो हम लोगों ने अपने बेटे प्रभाकर कोई नाती है अपना सत्य प्रसाद मैठानी जी के बड़े बेटे, सबसे छोटा, वो दाढ़ी से बड़ा लग रहा है ना तो ये हमारा कैंप लगाएं योग शिविर, और जिन्होंने योग, अभी जैसे बात हो रही थी कि शिकार खेलने का योग शिविर लगाएं 7 दिन का। एक हलवाई हम रखे, खाना खाएं और योग करने। हम रामदेव की उस कुटिया के तो 15-15 हज़ार रुपये दे रहे एक दिन के। अपने यहाँ आश्रम आओ और अपना खाना एक साथ बनाओ, और 7 दिन का योग शिविर यहाँ झेड़ में। वो भी विचार करेंगे सर्दियों में, जो आना चाहे, जो आ सकता है वो आए, उसके लिए हम व्यवस्था खाने की करेंगे, और यहाँ 7 दिन तक सिर्फ योग ही होगा बस, जो हम बाहर करते हैं। तो ये हमारे ही बच्चे कराएंगे, तो जो इसको सुने ये आपको बड़ा लाभदायक रहेगा। हंसी में न लें, ठट्टे में न लें। अभी हमने जो ड्राइंग कंपटीशन का बच्चों को एक शुरुआत 15 बच्चे शुरू हो गए बना रहे हैं। तो प्रभाकर मैठानी ये खुद ही बताएगा मैं क्या हूँ, कौन हूँ, और हमारा भी आज पहला परिचय वास्तविक आज ही हो रहा है। तो बेटे बताओ। आप सभी को मेरा सादर, आप सभी मेरे ज्येष्ठ हैं, मेरे उम्र में सब मेरे से रिश्ते में हाथ में बड़े हैं, लेकिन यह मेरा क्षेत्र है, योगा मेरा क्षेत्र है। तो स्वास्थ्य के प्रति आज के समय में सभी जागरूक हैं। हर कोई न किसी रूप से अपने स्वास्थ्य के प्रति जागरूक है, अपने स्तर पे जो भी कर सकता है अपने स्वास्थ्य के लिए हर कोई कुछ रूप से कर रहा है। ठीक है, उसके बावजूद भी हम अस्वस्थ हैं। हम डॉक्टर के पास जा रहे हैं रोज, आज किसी बीमारी के माध्यम से ना बैठे, लेकिन हम क्या फिर भी स्वस्थ नहीं हो रहे। एक बीमारी के लिए गए, 15 दिन बाद पता चला कि एक रिपोर्ट और आई, जब तो ये भी दिक्कत हो गई, अब ये समस्या हो गई। ठीक है, तो मेरा अपना जो व्यक्तिगत अनुभव है, 15 साल का अनुभव है योगा के क्षेत्र। तो मैंने किताबों से कम सीखा और अपने व्यक्तिगत जीवन से ज़्यादा सीखा। मतलब किताबें पढ़ के कि ये बीमारी फलानी बीमारी, ये तो अपने कोई भी पढ़ के बता सकता है, कोई किताब पढ़ के सीख सकता है कि ठीक है आपने क्या पढ़ा, ये बिना बीमारी होती है, इसमें ऐसा होता है वैसा होता है, दवाई खाई। लेकिन जो व्यक्तिगत अनुभव होता है वो ज़्यादा मायने रखता है। व्यक्तिगत अनुभव से उम्र का कोई लेना देना नहीं होता है, क्या आप कोई उम्र में बढ़ा लिए। मेरा क्षेत्र है तो मैं आपसे थोड़ा, आप लोगों से थोड़ा कहीं ना कहीं बेहतर जानता हूँ इस चीज़ को। हर कोई योग से जुड़ा है आज की डेट में। योगा एक ऐसा विषय है कि हर घर में योगा है किसी न किसी रूप से, और योग तो योग है, बिना योग के तो कुछ है ही नहीं इस सृष्टि में, सब कुछ योग ही है। योग शब्द का मतलब ये जुड़ना। योग शब्द जो जुड़ बना है वो 2-2-4 मतलब योग किसी न किसी रूप से आपको जुड़ना। तो इसमें स्वास्थ्य के प्रति ज़्यादा वो क्या है। लेकिन एक स्वस्थ जीवन, हम स्वास्थ्य की बात करते हैं कि हम स्वस्थ हैं, ठीक है, हम बैठ रहे हैं, हंस रहे हैं, खेल रहे हैं, चल रहे हैं, ठीक है, हम बैठे, हम स्वस्थ हैं। लेकिन सिर्फ स्वास्थ्य इतना नहीं है, स्वास्थ्य के बहुत से आयाम होते हैं। तो सिर्फ शारीरिक रूप से स्वस्थ होना कोई स्वस्थ नहीं होता है। आप शारीरिक रूप से ठीक है, फिट है, आप चल रहे हैं, फिर रहे हैं, लेकिन मानसिक रूप से आप स्वस्थ नहीं है। मन में आपके विचारों का उद्वेग चल रहा है, मन में कुछ और चल रहा है, मानसिक रूप से बहुत सी पीड़ाएं हैं, कष्ट है, तो आप उसको पूर्ण स्वास्थ्य नहीं बोल सकते। तो सबसे पहला तो जो जीवन में सुख है वो निरोगी काया। हेल्थ इज वेल्थ जो बोला गया है पुराने लोगों ने, कहीं भी आप कहीं भी चले जाओ, हेल्थ इज वेल्थ, अल्टीमेटली हेल्थ इज वेल्थ वही है। अगर आप स्वस्थ हैं तो आप सभी कुछ करते हैं। बॉडी का एक टूल है, जो भी आप ड्यूटी परफॉर्म करते हैं, अगर ये टूल ठीक नहीं रहेगा तो इस टूल का सिर्फ यही नहीं कि शारीरिक से संबंध नहीं है। तो जब हम स्वास्थ्य को समग्रता में देखते हैं तो इसके 4 मूलभूत स्तंभ आपके माने गए हैं। एक आपका शारीरिक स्वास्थ्य होता है, दूसरा मानसिक स्वास्थ्य होता है, एक सार्वजनिक स्वास्थ्य भी होता है, सोशल हेल्थ जिसे आप बोलते हैं, और लास्ट में हम कहते हैं आध्यात्मिक स्वास्थ्य, स्पिरिचुअल हेल्थ जिसको आप बोलते हैं। तो सोशल हेल्थ और स्पिरिचुअल हेल्थ को हमने एक तरफ से नगण्य कर दिया है, और जो आजकल का वर्तमान समय तो मानसिक हेल्थ की तरफ हम थोड़ा थोड़ा कहीं ना कहीं जा रहे हैं, क्योंकि हम समझ रहे हैं, क्योंकि हम मानसिक रूप से, शारीरिक रूप से तो आप फिट हैं, लेकिन मानसिक रूप से आप कहीं ना कहीं ठीक है, आप शारीरिक रूप से स्वस्थ है, सब कुछ चल रहा है, लेकिन मन में। तो पहला फिजिकल हेल्थ
ठीक है, आप शारीरिक दृष्टि से ठीक है, एनाटॉमिकली आप ठीक है, सब ठीक है, आपकी बॉडी हाथ पैर चल रहा है, पैर चल रहे हैं, आप खा रहे हो, डाइजेशन प्रॉपर हो रहा है, आपका रक्त संचरण ठीक है, हार्ट सही काम कर रहा है, किडनी फंक्शनल, बॉडी जो है फंक्शनल उसमें बहुत अच्छा काम कर रही है, आपके फिजिकल हेल्थ में ये चीज़ें आ जाती हैं। इसके बाद आता है मानसिक हेल्थ, मनोरोग हम जिसको बोलते हैं। भारत में एक्चुअली हमारे यहाँ मनोरोगों पे बहुत ज़्यादा विश्लेषण नहीं हुआ पहले, अब ज़्यादा हुआ है। मनोरोगों का ज़्यादातर जो अध्ययन हुआ है वो वेस्टर्न में ज़्यादा हुआ है, क्योंकि वो लोग पहले से मनोरोगों के बहुत रहे, उनके साथ दिक्कतें नहीं है। हमारा सनातन कल्चर में हम मानसिक रूप से इतने समृद्ध थे कि हमको मनोरोगों का नहीं थे मनोरोग। आदमी इतना सुदृढ़ था मानसिक रूप से, वैचारिक रूप से इतना सुदृढ़ था, इतना स्वच्छ था कि उसको मनोविज्ञान की इतनी जरूरत पड़ी नहीं। ठीक है, तो दूसरा स्तर हो गया आपका मानसिक स्वास्थ्य, जिसको आप बोलते हैं मेंटल हेल्थ आप जिसको बोलते हैं। तो ये भी उतनी ही इंपॉर्टेंट है जितना शारीरिक हेल्थ आपकी इंपॉर्टेंट है। घर में आपकी 50 दिक्कतें चल रही हैं, ठीक है, सब कुछ तो ठीक है, आप वेल्थी भी हैं, ठीक है, शरीर भी ठीक काम कर रहा है, लेकिन चिंताएं चल रही हैं, किसी को अपने जॉब के विषय में है, किसी को धन के विषय में है, किसी को बहुत चीज़ें हैं। आप मानसिक रूप सब मन का ही है सारा, विचारिक रूप से, तो वहाँ भी स्वस्थ होना आपका बहुत जरूरी है। शारीरिक शरीर के लिए तो आपने कर दिया, आपने योग कर लिया, चलो आपने आसन कर लिया, व्यायाम कर लिया, आप सुबह सैर पे चले गए, ठीक है। तो दूसरा अध्याय आता है मानसिक हेल्थ। तो मानसिक हेल्थ तो मन का भी कुछ होता है, मन को भी आपको कुछ देना पड़ेगा। तो मन के लिए हमारे योग में आसन के साथ साथ हमने बनाया, ध्यान बनाया, प्राणायाम बनाया, इस चीज़ की चीज़ें हमने बनाई। तीसरे स्तर पर आता है सामाजिक हेल्थ, इसको सोशल हेल्थ आप बोलते हैं। ठीक है, आप मानसिक रूप से भी स्वस्थ हैं, आप शारीरिक रूप से भी स्वस्थ हैं, लेकिन सोशल आपका इंटरेक्शन ही नहीं है। आप घर में अकेले बैठे हुए हैं, आपके पास सब कुछ है, 4 दोस्त नहीं है, फैमिली नहीं है, जिसको हम सोशल हेल्थ बोलते हैं। वेस्टर्न कल्चर में सोशल हेल्थ का बहुत इशू है आजकल। तो वो सोशल हेल्थ को दूर करने के लिए क्या करते हैं, वो किसका सहारा, जानवरों का सहारा ज़्यादा लेते हैं। कोई कुत्ता पाल रहा है, कोई बिल्ली पाल रहा है, क्यों? कुछ ना कुछ अटैचमेंट चाहिए सोशल हेल्थ के लिए। वो जानवरों से बात कर रहे हैं, क्योंकि इंसान नहीं है बात करने के लिए। और हमारा जो ये सनातन कल्चर रहा है, हिंदू कल्चर में परिवार का जो कॉन्सेप्ट है, फैमिली का कॉन्सेप्ट, ये सोशल हेल्थ का बहुत बड़ा हिस्सा है। आप आए, सुबह से लेकर शाम तक एक साथ भोजन करने की व्यवस्था थी। ये जो आयोजन हुआ है, ये सोशल हेल्थ का तो एक कलेक्टिव कॉन्शियसनेस जागृत करने के लिए तो है। सब कुछ नहीं मिलते, हम नहीं आते, ये तो बाल को तो एक माध्यम है हमारा, हमको जोड़ने का। तो मतलब कल अगर ऐसा हो कि हम पूजन हमारा कोई माध्यम ना हो, पूजा ना करें, तो क्या हम एक साथ इकट्ठे नहीं होंगे? क्या हम मानसिक रूप से इतने असंवेदनशील हो जाएंगे कि अगर हम पूजा नहीं करेंगे तो हम एक साथ एकत्रित नहीं हो सकते? तो ये एक माध्यम है। माँ बाल कुमारी हम मिले, ठीक है, आप मिले, किसी से बहुत समय के बाद मिले, कुछ एक दूसरे के प्रति कुछ वैमनस्य भी हो जाते हैं, आप मिले, बैठे। सेम यही कॉन्सेप्ट हमारे साथ त्योहारों का भी, हमारे कल्चर में त्योहार का एक दिया है कलेक्टिव कॉन्शियसनेस का। तो ये सार्वजनिक वे है कनेक्ट होने का, एक सोशल। तो आप जुड़ते हैं, बैठते हैं, 4 लोगों से मिले, पुनः 10 साल बाद मिले, 5 साल बाद मिले, आप मिले, आपने बातें करी, कुछ पुरानी बातें ताज़ा हुई, ठीक है, आप एक तरह से क्या सोशल रूप से आप कनेक्ट हो गए। तो ये बॉन्ड थोड़ा आगे टाइम तक आपके लिए एक हेल्थ, ठीक है, आप सब ठीक हो गया, अंदर हार्मोनिकल चेंज आ गया, बॉडी को रिलैक्स मिल गया, माइंड में जो था निकाल दिया, बोल दिया, मिल गया, अच्छा हो गया, एक पॉजिटिव वाइब लेके आप कैरी फॉरवर्ड हो गए। ठीक है, लास्ट में आपकी एक आध्यात्मिक हेल्थ। तो यहाँ पे देखो, ये जो हमने जो ये संयोजन हुआ है, समायोजन हुआ है, इसमें आपका सब बिंदु एक साथ आपके मिल गया। ये आध्यात्मिक हेल्थ का काम करता है। कहीं ना कहीं जो एग्जिस्टेंस में कुछ भी हो रहा है, एक हैपनिंग है। ये हम लोग कुछ नहीं है, हम लोग मान लेते हैं हम कुछ बहुत कुछ कर रहे हैं, बट हम नॉन डूअर स्टेट में है, ये हो रहा है, ये हैपनिंग हो रही है, ये कॉन्शियसनेस एग्जिस्टेंस हमारे थ्रू कुछ भी करवा रहा है। तो जिसको हमने एक नाम दिया, हर धर्म में, हर कल्चर में हमने अलग अलग तरह से चीज़ें बनाई इस चीज़ को पूजने के लिए। तो हमने क्या करें, कॉन्सेप्ट दिया, ये देवी देवताओं का कॉन्सेप्ट हमने, ठीक है, ये बनाया, ठीक है। इसके माध्यम से हमने एक अननोन, हम क्या है, पावर को, एक फील्ड को हम जानते, ठीक है, एक शक्ति है जिसको हम पूज रहे हैं। अब आध्यात्मिक हेल्थ क्या है, जब मनोरूप से बिल्कुल श्रद्धा भाव से आप रेवरेंस से भरे होते हैं, श्रद्धा से भरे होते हैं, आप सरेंडर वाले स्टेज में होते हैं। आप आए, आपने मीटिंग का आयोजन करा, ठीक है, आप बैठे, आप माता रानी के दर्शन करें, आपने एक अंदर आपकी स्पिरिचुअल पॉजिटिव वाइब्रेशन हुई, ठीक है, बहुत चेंजेस हुआ, मन में बैठे, भक्ति भाव से बैठे, तो कहीं ना कहीं आप स्पिरिचुअल रूप से अपने को प्योरीफाई कर रहे हैं, डिटॉक्सिफिकेशन कर रहे हैं, स्पिरिचुअल डिटॉक्सिफिकेशन बोलिए, कैसे भी आप बोल सकते हैं इसको। तो समग्र रूप से ये आपका ये बेसिक, ये 4 पिलर हैं किसी भी हेल्थ के। तो सबसे पहला तो आपको ये चीज़
अपने लाइफ में स्टेब्लिश करनी है कि मैं कहाँ लैग कर रहा हूँ, किस स्तर पे, तो वहाँ आपको काम करना बहुत जरूरी है। आप सोशल रूप से नहीं जुड़ रहे हैं तो लोगों से जुड़िए, बैठिए, कनेक्शन, ठीक है। आध्यात्मिक रूप से आप देखिए, ठीक है। सेम फिजिकल और मेंटल रूप से आप देखिए, ठीक है। मानसिक रूप से कहाँ इसमें को कहाँ काम करना है, तो ये तो सबसे पहले क्या होता है, किसी चीज़ को जानना बहुत जरूरी होता है किसी चीज़ के ऊपर काम करने के लिए। अब आपका शरीर है, अब टेकन फॉर ग्रांटेड है आपका, आपको हम बोलते हैं सांस चल रही है, किसी को पता नहीं कि सांस भी लेनी है मैंने, अब कॉन्शियस अनकॉन्शियसली हो गया आप कर रहे हैं सब कुछ, आपका जीवन ऐसे चल रहा है बिल्कुल। आप उठे सुबह वही डर रहा चल रहा है, सुबह उठे रात सोए, फिर वही ऑफिस, फिर वही कॉन्शियसनेस की कमी है, चेतना का अभाव हो रखा है बिल्कुल। सांस भी कोई चीज़ हमारे बॉडी में अभी 2 मिनट में बाहर रुक जाए, अगर अंदर ना आए तो काम हो गया, बस कुछ है ही नहीं इसके अलावा। लेकिन नहीं, हम चाहे ठीक है सांस चल रही है, जिस दिन बंद हो जाएगी वो बात अलग है, जिस दिन हो जाएगी। लेकिन आप कितने जागरूक हैं सांस के विषय में। आप लोग बाहर जाते हैं, सजने संवरते हैं, 50 बार अपने को आईने में देखते हैं, यार मैं शादी में जा रहा हूँ, मेरे बाल कैसे हैं, मेरा कपड़ा कैसे पहना है, टाई ठीक लगी, कॉलर ठीक है नहीं है, बेल्ट मैंने कैसे बांधी है। यही चेतना शारीरिक रूप से नहीं है, शरीर के ऊपर कपड़ों पे तो चेतना कॉन्शियसनेस आपकी फुल है, लेकिन आपकी वही चेतना कहाँ है, वो चेतना काम नहीं कर रही है। कहाँ, जब शारीरिक स्थल पे आप जा रहे हैं, आप आंतरिक इंटरनल जब आपको जाना है, वो चेतना नगण्य हो गई है। पुराने लोगों ने कॉम्प्लेक्स बनाया योगा का माध्यम से जोड़ने का, सेम यही चीज़ भोजन भी है। ये इसको देवालय माना गया, ये शरीर ऐसा नहीं है, क्योंकि इसी के माध्यम से शरीर माध्यम खलु धर्म साधनम। अगर यह शरीर नहीं है, मंदिर भी तभी है जब चल के मंदिर तक जा सकोगे, एक लोटा शिव जी पे जल चढ़ाओगे तभी तो चढ़ाओगे, जब स्वस्थ रहोगे, चल पाओगे मंदिर तक, झुक पाओगे, कमर टेढ़ी होगी तो साष्टांग भी कैसे करोगे परमात्मा को। तो शरीर का भी स्वस्थ होना बहुत जरूरी है, ठीक है। तो यही चीजें धीरे धीरे आती है, तो जागरूक होना बहुत जरूरी है। संवेदनहीनता जब तक आप सेंसिटिव नहीं होगे अपने भोजन के बारे में, आपके पहनाव के बारे में, आपके परिवेश के बारे में, भोजन कुछ भी खा रहे हैं, शरीर है, आपको प्रकृति के हिसाब से प्रकृति की चीज़ें आपके आसपास आपको प्रदान करी गई हैं, लेकिन हम सब प्रकृति की चीज़ों को, प्राकृतिक चीज़ों का सेवन ज़्यादा कर रहे हैं, प्रोसेस फूड की तरफ बहुत ज़्यादा हमारा चलन हो गया है। ठीक है, आज का परिवेश ऐसा है कि आप हर चीज़ 100% की चीज़ को फॉलो नहीं कर सकते, लेकिन एक स्तर तक अपने लाइफ में आपको परिवर्तन तो लाना पड़ेगा और आप स्वयं कर पाओगे। आपका शरीर है, कोई आपसे अच्छा कोई नहीं बता सकता कि आपको क्या करना है इस शरीर से, आपको पता है 20 मिनट के बाद। तो कॉन्शियस संवेदनशीलता बहुत जरूरी है हर दृष्टि से, ठीक है। तो इसी विषय में हमारे पुराने जो विद्वान रहे होंगे उन्होंने एक सिस्टम बनाया जिसको योग का एक माध्यम बताया, ठीक है। बहुत सी तरह की एक्सरसाइज, आप जिम जा सकते हैं, मॉर्निंग वॉक कर सकते हैं, सब कुछ आप कर सकते हो, लेकिन योग क्या है, योग एक समन्वयात्मक पैकेज है, सिस्टम है आपको जो दे रखा है, आपने बनाया आसन है पर्टिकुलर, ठीक है। इस फलाना एक ही जगह बैठ के आप करोगे तो स्थिर चित्त हो गए, बेसिकली जो भी भगवान कृष्ण ने गीता में कहा कि मन और शरीर एक साथ रख के जब आप कोई कार्य करते हैं वही कार्य सर्वोत्तम कहलाया जाता है। आप बैठे थोड़ी देर, आप बैठे, आप प्राणायाम कर रहे हैं, आप आसन कर रहे हैं, आपका चेतना बिल्कुल सक्रिय है उस वक्त, मैं कैसे बैंड होना है, एक पर्टिकुलर सिस्टम बना रखा है। सही सेम यही योगा, फिर प्राणायाम पे गए आप, आसन से छोड़ के प्राणायाम में आपको सांसों को बहुत, शरीर को जितनी महत्ता दी गई है उतनी ही महत्ता आपकी सांसों को भी दी गई है। आप बैठे, आपने थोड़ी देर आंखें बंद करी, आपने अपनी सांसों को महसूस किया, 10 मिनट आपने सिस्टम देखा कि हाँ भाई कैसे सांसें लेनी है, कैसे छोड़नी है, ठीक है। आपको पता चल रहा है यार मेरी कंडीशन तो बहुत बेकार हो रही है। आप थोड़ी देर बैठे, आपने सांसें लिया, मैं तो 10 मिनट भी नहीं रोक पा रहा हूँ, 10 सेकंड में सांस नहीं रोक पा रहा हूँ। आप बैठे, आपने अपनी क्षमता को पहचाना, धीरे 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 आपने उसको और इम्प्रूव करा, आपने अभ्यास करा, ठीक है। उसके बाद फिर मन, शरीर हो गया, शरीर के बाद मन, आपका उसके बाद मन पे कार्य किया, धारणा, ध्यान, समाधि, ये चीज़ें कंसंट्रेशन होगा, धीरे 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 ये चीज़ें आपकी जरूरत। और सर्वप्रथम स्वास्थ्य के लिए क्या होता है, आपका दिनचर्या, ऋतुचर्या, आहारचर्या आपका बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है, जिसको हम डेली रेजिमेंट बोलते हैं, सीजनल रेजिमेंट बोलते हैं। आजकल क्या हो रहा है, सब वही चल रहा है, ऋतुएं बदल रही हैं लेकिन हमारा जीवन स्तर बिल्कुल नहीं बदल रहा है। सर्दियों से गर्मी आ रही है, गर्मी से कब बरसात आ रही है, हमारा ना तो हमारा भोजन बदल रहा है, ना हमारा रहन सहन, ना हमारा खान पान, कुछ भी नहीं बदल रहा है। हम बाजार जा रहे हैं तो हम ऑफ सीजनल सब्जियों को ज़्यादा प्रेफरेंस दे रहे हैं, ठीक है। फ्रूट्स को हम ऑफ सीजनल फ्रूट्स को ज़्यादा प्रेफरेंस दे रहे हैं। तो हमेशा प्रकृति हमारे अनुरूप चलती है। प्रकृति ने एक व्यवस्था बनाई है, ये गर्मियों का टाइम है तो इस समय यही फसलें उगेंगी, ये सर्दियों का समय, इस टाइम यही फसलें उगेंगी। आपको क्या लेना है, आपको ये चुनाव आपके ऊपर है, इसलिए आपको बुद्धि विवेक दिया गया है, इसलिए आपको चेतना में सबसे ऊपर, इंसान को चेतना के रूप में सबसे ऊपर इसलिए रखा गया है
कि वो अपने बुद्धि विवेक का इस्तेमाल करके इन चीज़ों का चयन कर सके, ठीक है, अपनी चेतना को और उच्चतम आध्यात्मिक स्तर पर ले सके, मनुष्य से देव बन सके, ठीक है। तो ध्यान बेसिकली आपको सबसे पहले तो आपका जो डेली दिनचर्या जिसको आप बोलते हैं, डेली रेजिमेन हम जिनको बोलते हैं, दिनचर्या, वह बहुत ही व्यवस्थित होनी चाहिए। आप उठने से लेके आपका आहार व्यवहार हो गया सुबह, ठीक है, जो हमारे पुराने लोगों ने कि सूर्योदय से पूर्व उठो, गंगा का स्नान करो, ठीक है, ये एक्चुअली इसमें साइकोलॉजिकली बहुत वर्क करता है। एक्चुअली हर जगह पॉजिटिव वाइब का सिस्टम होता है। आप सुबह 4 बजे उठे, एक ऐसा कॉन्सेप्ट बनाया है, आपको मेंटली एक वाइब दे रहे हैं, कंडीशन कर रहे हैं आपको कि 4 बजे उठना अच्छा होता है, बहुत अच्छा होता है, बहुत अच्छा होता है, एक सिस्टम बन गया है, ठीक है। आप उठे 4 बजे, आपको पता है कि 4 बजे उठना बहुत अच्छा होता है। आप 1 दिन उठे, 2 दिन उठे, 3 दिन उठे, आपको पता बहुत अच्छा होता है, बहुत अच्छा होता है, तो पॉजिटिविटी बॉडी में बढ़ती जाएगी, चीज़ें अपने आप अच्छी होती जाएंगी, है ना। ऐसे तो उन्हें 8 बजे उठने वाला भी स्वस्थ है, वो डॉक्टर नहीं जा रहा है, 4 बजे उठने वाला डॉक्टर के पास जा रहा है, दवाइयाँ खा रहा है, ऐसे भी आप इसको वो कंक्लूड कर सकते हैं, ऐसा क्यों है। लेकिन पॉजिटिव वाइब कहीं ना कहीं वो मेंटल रूप से कहीं आपके अंदर काम वर्क करेंगी करेंगी। गंगा स्नान का नियम बनाया था पॉजिटिव की, गंगा स्नान करने से ये होता है वो होता है। अब तो आज तो कल तो साइंटिफिक प्रूफ है आपके पास कि गंगा के पानी की महत्ता क्या है, उसका ऑक्सीजन लेवल कंटेंट और मिनरल्स उसमें कितने ज़्यादा हैं। जब आप डेली नहाओगे, 10 डुबकियाँ मारोगे, आपके स्किन पे वो पानी पड़ेगा, कहीं ना कहीं उसका असर कहीं ना कहीं दिखेगा। जैसे आप भोजन कर रहे हैं, किसी तरह का आप भोजन खा रहे हैं, आपने 1 दिन खाया, 2 दिन खाया, वो भोजन जिस प्रकार का उसका आहार, उसकी प्रकृति होगी, वो प्रकृति आप पे कुछ समय बाद वो आपका असर दिखाएगी दिखाएगी उस भोजन की प्रकृति, ठीक है। तो आहार सबसे पहले दिनचर्या आपका, आप उठने से लेके आपका भोजन आप क्या कर रहे हैं, और आप अपने शरीर और अपने प्रति कितने सक्रिय हैं। आज के समय में क्या है, आप सबको भगवान ने 24 घंटे दिए हैं। ऐसा नहीं है कि एक साधारण आदमी, एक मजदूर के पास भी 24 घंटे होते हैं दिन के, और एक जो बहुत बड़ा प्राइम मिनिस्टर है, मिनिस्टर है, उसके पास 24 घंटे है, वो भी अपने लिए समय निकाल रहा है। हमारे पास अपने को छोड़कर सबके लिए समय है, ठीक है। हमारे पास दोस्तों के लिए समय है, घर वालों के लिए समय है, घूमने के लिए समय है, सबको समय है, लेकिन अपने लिए समय नहीं है। अपने लिए सेल्फ आत्मावलोकन करने के लिए समय नहीं है कि हम आधा घंटा अपने लिए निकाल सकें, कहीं बैठ सकें, अपने को समझ सकें, अपने को जान सकें कि क्यों मैं क्यों सफ़र कर रहा हूँ, क्यों चीज़ें ऐसे हो रही हैं। 24 घंटे में से जब आप अपने लिए एक से आधा, 1 से 1 घंटा नहीं निकाल सकते, तो फिर आप अकर्मण्य हैं। फिर तो आपको कोई कुछ नहीं होता। आप डॉक्टर के, आप तो किसी कैसे भी आप डॉक्टर के पास ले जाएं, किसी भी योगाचार्य के पास चले जाएं, कोई आपको सही नहीं कर सकता। समय तो आपको देना पड़ेगा, कहीं भी जाना है। तो आत्मावलोकन के लिए जब आप बैठेंगे, आप थोड़ी देर अपने साथ बैठेंगे, एकांत में बैठेंगे, अपने को टटोलेंगे, देखेंगे अंदर चीज़ें, देखेंगे क्या है, कैसे चल रहा है, क्या चल रहा है, तो आधे से ज़्यादा चीज़ें अपने आप सॉल्व हो जाएंगी। और उत्तर प्रश्न, जब आप किसी से प्रश्न पूछते हो तो सबसे पहले आप अपने आप से पूछिए। एकांत में बैठे, कुछ नहीं करना, जाओ थोड़ी देर बैठो पार्क में, कोई नहीं चाहिए साथ में, फोन बंद करो, अपना जाओ बैठो। 1 दिन बैठे, 2 दिन बैठे, आपको पता चल जाएगा कि एकांत में, मौन में कितनी शक्ति है, ठीक है। ये चीज़ें। फिर आहारचर्या हो गई आपकी, भोजन, ऋतु के साथ भोजन जरूर परिवर्तन करें, अपना रहन सहन जरूर परिवर्तन करिए, परिवेश खान पान में परिवर्तन जरूर लाइए, बहुत जरूरी है स्वस्थ रहने के लिए। वो तो अलग बात है कि आप बीमार पड़े, आप डॉक्टर के पास गए, लेकिन सबसे पहला आपका मुख्य उद्देश्य होता है कि स्वस्थ रहना, उस स्वास्थ्य को, उस आरोग्य को बनाए रखना। आप अगर आप आरोग्य हैं, आप में कोई रोग नहीं है, तो आपका पहला कर्तव्य यही है कि उस आरोग्यता को आप बनाए रखें, उसको स्टेब्लिश करिए उसको आप। शरीर है, रोग व्याधि इसमें आएंगे ही आएंगे, कोई कितना बड़ा तपस्वी योगी भी होगा तो आएगी, व्याधि है, ये व्याधि तो आएगी, शरीर तो नश्वर है, इसमें रोग व्याधि आएंगी ही आएंगी। लेकिन है कि उस आरोग्यता को आप किस स्तर तक उसको बना के आप रखते हैं, वो आपके हाथ में है, ठीक है। और आजकल क्या है, हमारे मुख्य जितनी भी बीमारियां हैं, बेसिकली क्या है, ये लाइफ स्टाइलगत बीमारियां ज़्यादा हैं। दिनचर्यागत या आहारचर्या, ऋतुचर्यागत बीमारियां हमारे पे, हम बोल रहे हैं ब्लड प्रेशर हो गया, हार्ट की दिक्कत हो गई, सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम ब्लड प्रेशर हो गया आपका, डायबिटीज़ हो गई, बैक पेन, घुटने दर्द हो रहे हैं, बैक पेन हो रहा है। हमने अपने आहार को तो बिल्कुल त्याग दिया। भोजन सबसे पहले इसका कड़ी है, क्योंकि ये अन्नमय कोश है, जो शरीर हमारा है ये अन्नमय कोश है। तो आप जैसा इसको अन्न दोगे, ये कोश वैसा बनेगा। किताबें पढ़ रहे हैं, फैट बेकार होता है, चीनी बेकार होती है, बेकार कुछ नहीं होता।
मात्रा निर्भर करती है हर किसी भी चीज़ की। अति सर्वत्र वर्जित, हर जगह आप ये सब जगह लिखा गया है। ठीक है, बादाम अच्छे होते हैं, आपने बोला यार तो अच्छे होते हैं, आधा किलो भिगा देता हूँ रात को, सुबह नाश्ते में आधा किलो बादाम खा दूंगा, तो वो आपको फायदा नहीं देंगे, वो आपके स्वास्थ्य को और ख़राब करेंगे। ठीक है, मात्रा बहुत ज़रूरी है किसी भी चीज़ की। आप तेल भी खाइए, हमारे शरीर का एक सिस्टम है, आपको मिनरल चाहिए, वाइटामिन चाहिए, प्रोटीन चाहिए, फैट चाहिए, फाइबर चाहिए, कार्बोहाइड्रेट चाहिए। ठीक है, और आप पता चला आपके भोजन में सिर्फ फैटी फैट ले रहे हो पर डे तीनों टाइम, आप उसमें कार्बोहाइड्रेट नहीं है, उसमें प्रोटीन नहीं है, ठीक है, उसमें मिनरल्स नहीं है, आपको पता नहीं मैं क्या खा रहा हूँ, आपको पता ही नहीं है। तो आपको अपने भोजन को पहचानना भी बहुत ज़रूरी है कि मैं जो भोजन खा रहा हूँ वो भोजन मेरे शरीर को कितना फ़ायदा देगा, या जो रिक्वायरमेंट मेरी है इस भोजन से, प्रतिदिन मेरी इतनी, मेरे को इसमें फैट भी चाहिए, कार्बोहाइड्रेट भी चाहिए, प्रोटीन भी चाहिए, सब कुछ चाहिए, मुझे मिनरल्स भी चाहिए इसमें, क्या इसमें है वो चीज़ें या नहीं है, वो भी आपको कहने का व्यवस्थित करनी पड़ेगी। हैं, पहले के तो लोगों के पास दूध घी वगैरह सब कुछ था खाने के लिए। ठीक है, फ्रूट्स, और हम क्या प्रोसेस फूड की तरफ जाते हैं, और खाने को हम क्या करें, हमने क्या सिस्टम बना दिया, रॉ फूड को अपने लाइफ से बिल्कुल गायब कर दिया। तो एक कच्चे भोजन को अपने जीवन में जरूर सम्मिलित करिए, मतलब अपने आपके भोजन का दिन भर की जो डाइट है उसमें से 20 से 30% आपका रॉ फूड होना बहुत जरूरी है। रॉ फूड का मतलब नहीं कि कच्चे चावल चबा लो, कच्ची दाल खा लो, मतलब उसमें फल सब्जियां ये होना बहुत जरूरी है। स्वास्थ्य के प्रति जब आप सोचते हैं तो स्वास्थ्य को तो एक इतना उसमें लिए सबसे ऊपर की प्रायोरिटी में लीजिए। आप आपके जीवन का जितनी भी अर्निंग है, जो ये आप वेल्थ क्रिएट कर रहे हैं, किसके लिए कर रहे हैं आप? बचाने के लिए या ये घर बनाने के लिए? घर अच्छा होना हो कोई बात नहीं, पड़ेगा उसमें अच्छा पेंट होना हो, लेकिन आपका शरीर फिजिकल मेंटल हेल्थ आपकी अच्छी होनी बहुत जरूरी है। इस शरीर पे अच्छा पेंट जरूर होना चाहिए। आप क्या खा रहे हैं, जो आपका भोजन ही आपका शरीर है, जो आप खाओगे वही 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 आप बनोगे एट द एंड में, मानसिक रूप से भी शारीरिक रूप से भी। तो एक भोजन का चुनाव बहुत ही जरूरी है कि आप भोजन क्या ले रहे हो। तेल हो गया आपका, आजकल हम लोग सोच रहे हैं कि नारे ऑलिव ऑयल बहुत अच्छा होता है शरीर के लिए। आप पूरे उत्तराखंड में घूम जाओ, कहीं ऑलिव का पेड़, जैतून का तेल आप पेड़ दिखा दोगे, आपको कहीं नहीं मिलेगा। जो प्रकृति यहाँ पेड़ नहीं उगा रही है वो तेल हमारे लिए अच्छा कैसे हो सकता है, आप मुझे बताइए। जो मिडिल ईस्ट से यहाँ इंपोर्ट हो रहा है, बाहर से तेल आ रहा है, वो हमारी प्रकृति के लिए अच्छा सुटेबल कैसे हो सकता है? या जो फ्रूट प्रकृति यहाँ ग्रो नहीं कर रही है वो हमारे लिए सुटेबल कैसे हो सकता है? तो गढ़वालियों के साथ सबसे बड़ी दिक्कत क्या है? सबसे ज़्यादा मधुमेह, सबसे ज़्यादा ये ब्लड प्रेशर की दिक्कत क्यों हो रही है? हमने जो अपना नेटिव फूड था ना, जो यहाँ का मोटा नाश्ता, हमने उसको खाना छोड़ दिया। जंगोरा हमने खाना छोड़ दिया, पौधा हमने खाना छोड़ दिया, मक्का हमने खाना छोड़ दिया, बिल्कुल नगण्य। मिल का आटा, प्रोसेस आटा खा रहे हैं, गेहूं का 24 घंटे, बासमती चावल खा रहा है, हरड़ की दाल खा रहे हैं बस, और इसके अलावा कुछ नहीं। तो बस कहाँ बचेगा? आप प्रोसेस आटा आप खाओगे, उस आटे में क्या है? कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है उसका, बस खा रहे हैं, चल रहे हैं। और जंगोरे की बात करो तो नाक बहुत सिकोड़ दें, क्या है अच्छी जिंदगी भर सीखा है कैन खान से, जंगर कैन खान से। और उसके बाद तब डॉक्टर के पास जा रहे हैं कि डायबिटीज़ हो रही है, डॉक्टर बोला ठीक है जी कोई बात नहीं, तो दवाई खाओ, खाना छोड़ दो, अच्छा दवाई खाओ हमारी जो हम दे रहे हैं आपको, उसमें खुशी खुशी खर्च कर रहे हैं। अब घर आके फिर क्या डिसाइड करें, अरे चूना काट तो बहुत महंगे गई, इसके समझ 100 रुपये की होनी चाहिए, जंगरियाल तो 150 रुपये की मिलेगी ना, वैसे तो चौल खाना ठीक है, लेकिन जो दवाई का पत्ते में 400 रुपये रेट होता है वो नहीं दिखता, जो 2 दिन चलती है। वो तो खुश होते हैं कि ठीक है वो डॉक्टर साहब ने अच्छी दवाई दी, मेरा शुगर डाउन हो गया। शारीरिक श्रम नहीं करना है, शारीरिक श्रम भी इसके पीछे बहुत बड़ा रीज़न है। हमने ज़िंदगी भर हमारा जो यहाँ का परिवेश रहा है वो शारीरिक श्रम का ही रहा है, उठने से लेकर रात सोने तक शारीरिक श्रम ही यहाँ के परिवेश में रहा है 24 घंटे। सुबह उठे, आपने गाय बाहर निकाली, इतना मैंने तो गोबर निकाला, पानी लाए, लकड़ी काटी, सब जगह शारीरिक श्रम रहा है। अब हम क्या अब नगण्य हो गए शारीरिक श्रम। अब हम सुबह मॉर्निंग वॉक पे जाने में पहले भी सोचते हैं कि यार जाएँ कि ना जाएँ, सर्दी ज़्यादा है, बाहर गर्मी ज़्यादा है। वो दिक्कत एक टाइम हो जाए कि बरखौनी और डाल लेडीज डाल देना रोन है। अरे अब इसके समझा करने के अगर बरखौनी छोड़ कहीं जान बैर नौ कुछ हजार जब डुबिन ढूंढो नहीं जान बहन नहीं जान। तो हाँ ये परिवेश ये वही मैं कह रहा हूँ। इसका एक अपने एक नेटिव प्लेस के जो मिलेट्स है, मिलेट्स को अपने डेली फूड डाइटरी में शामिल जरूर करिए किसी भी रूप से। हफ्ते में 1 या 2 दिन, ज़्यादा नहीं। चलो गेहूँ की रोटी आप खा लीजिए, उसमें हल्का सा मक्की का आटा मिला दीजिए, हल्का सा उसमें कोदी का आटा मिला दीजिए, कहीं ना कहीं आपका
कहीं ना कहीं आपके अंदर जाए इंटेक होगा बॉडी में, तो कहीं ना कहीं इफेक्ट दिखाएगा, धीरे धीरे दिखाएगा। बिल्कुल इन चीज़ों से हटिए मत, अपना नेटिव फूड को, कोई बात नहीं आप बाजार से खरीद के खाइए, नहीं हो रही खेती को, समय के साथ हर चीज़ बदलती है, परिस्थिति बदलती है, लेकिन जब आपको मार्केट में इजीली अवेलेबल है तो आप उसे लीजिए, खरीदिए, उसे अपने डेली उसमें आहार में शामिल कीजिए। और अब भोजन को प्राथमिकता जरूर दीजिए, बहुत जरूरी है कि हम क्या खाते थे और हम मार्केट में क्या खा रहे हैं। सेम यही चुनाव ऑयल का भी है, आजकल हर घर में रिफाइंड तेल, लोहे की कढ़ाई पे खाना नहीं खाना, छी कालो साग काल होना नहीं खाना चाहिए हैं। खुद खत्म हो जाओ, लेकिन सब्जी काली नहीं दिख, सब्जी लाल दिखनी चाहिए, सब्जी अच्छी दिखनी चाहिए। अपने आप कैसे दिख जाओ, कमर टेढ़ी हो जाए, घुटने टेढ़े हो जाएं, हैं, शरीर में मिनरल्स कंटेंट कम हो जाए, हीमोग्लोबिन कम हो जाए, लेकिन सब्जी चमकदार दिखनी चाहिए, इसलिए एल्यूमिनियम के बर्तन पे बनाओ। और उसके बाद तब प्रॉब्लम, हीमोग्लोबिन कम हो जाएगा, डॉक्टर से इंजेक्शन लगाओ, गोली खाओ आयरन की, कढ़ाई पे खाना नहीं खाना, लेकिन आयरन की गोली खा लो, वो ज़्यादा अच्छा ऑप्शन है, मेहनत नहीं होती। लो एकड़ा फिर का या तो मजाण में मेहनत भी ज़्यादा कैन मजाण फिर जंग भी लगे आंदू पर है ना, वो भी आप अच्छे। तो एल्यूमिनियम भांडा पर खाना बनाओ, लोहे की कढ़ाई कम से कम हफ्ते में 2 से 3 दिन लोहे की कढ़ाई पे खाना जरूर खाओ। आजकल प्रेगनेंसी के टाइम पे जितने भी प्रॉब्लम है लेडीज़ों को, हीमोग्लोबिन की इशू आ ही रहा है, लास्ट में इंजेक्शन लगाओ, बॉडी में आरबीसी काउंट कम हो जाएगा तो नॉर्मल डिलीवरी में ऐसी दिक्कत होगी, लेकिन क्या या तो इंजेक्शन लगाओ या फिर दवाइयाँ खाओ, दवाई भी खाओ। ये भी मैं एलोपैथी को बिल्कुल विरोध नहीं करता हूँ, मैं एलोपैथी को बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ, क्योंकि ये लाइफ सेविंग ड्रग्स हैं, लेकिन जरूरी नहीं कि आप बीमार हो तो आप एलोपैथी खाओ। आप अपने जीवन को स्तर को, ये भी तो वहीं से निकला है, ये भी कोई अप्राकृतिक नहीं है, ये भी प्रकृति से एक्सट्रैक्ट करके बनाई गई है जो भी ड्रग्स बनी हुई है। आयुर्वेद में भी फॉर्मुलेशन वही होता था। आयुर्वेद में क्या होता था कि कोई एक चीज़ हमने ली, उसमें वो कंपाउंड होता था, ये पुराने वैद्यों को पता था, लेकिन आज की डेट में क्या कर रहे हैं, फार्मास्यूटिकल उसी एक्सट्रैक्ट को अलग करके उसको अलग फॉर्म में कुछ बना दे रहे हैं। यही तो है, रिसर्च बेस ज़्यादा हो गया ना, कंटेंट अलग कर दिया। अब क्या होता था कि आयुर्वेद में वही दवाई की उसमें कंटेंट मात्रा कम होती थी, हम ज़्यादा क्वांटिटी में खा रहे थे, और फार्मास्यूटिकल कंपनी उसको ज़्यादा ईज कर दिया लेने में, तो वो ज़्यादा इफेक्टिव हो गई है। लेकिन क्या होता है कि जब लॉन्ग टर्म तक आप शरीर कहते हैं हैबिचुअल हो जाता है, फिर एक टाइम के बाद क्या कहता है शरीर उस चीज़ को नेग्लेक्ट भी करता है, किसी चीज़ को जब यूज टू हो जाता है तो शरीर की एक अपनी अवस्था होती है। और अपने भोजन ये है प्राथमिकता, एक आहारचर्या हो गई, आपकी दिनचर्या हो गई, ऋतुचर्या, सर्दी हुई, सर्दी चेंज हुई तो अपने धीरे धीरे अपने आहारचर्या को भी परिवर्तन करिए। हमारे यहाँ पुराने लोग बहुत समझदार थे, उन्होंने क्या ज्ञान से कम और आध्यात्मिक चीज़ों को ज़्यादा जोड़ा, क्योंकि पुराने लोगों को समझाना आसान था। आध्यात्मिक की दृष्टि ऐसी होती है कि आप श्रद्धा भाव से ग्रहण करते हैं, सरेंडर की आप दशा में चले जाते हो, जब एक्सेप्टेंस की आपकी कंडीशन में होते हो तो आप चीज़ों को इजीली एक्सेप्ट कर लेते हो। तो नवरात्र का कॉन्सेप्ट बनाया, सेम टाइमिंग देखो आप नवरात्र की, विंटर से समर और समर से विंटर, 9 दिन का आपका एक ऐसा पीरियड दिया उन्होंने, जब उनको ऐसा उन्होंने एक ऐसा सिस्टम बना दिया माहौल में कि अरे इस टाइम तो आध्यात्मिक रहना है, लहसुन प्याज छोड़ देना है, नॉन वेज नहीं खाना है, आहार रखो, व्रत करो। क्यों करो? इसलिए तो करा कि आपको 10 दिन का टाइम दिया है। यहाँ आपका समर एंड हो रहा है, विंटर स्टार्ट हो रहा है। नॉर्मली हम कभी फॉलो नहीं करेंगे लाइफ स्टाइल, कभी नहीं, हमारा वही लाइफ स्टाइल चलेगा जो चल रहा है बिल्कुल हमारा। 9 दिन आपने क्या करा, आपने एक टाइम भोजन करा, शाम को आपने फ्लावर लिया, शरीर बिल्कुल नेचर के साथ, उस ऋतु के साथ एडजस्ट हो जाएगा, सामंजस्य में आ जाएगा। 9 दिन के पीरियड में आपका पूरा शरीर उस प्रकृति के साथ सामंजस्य में आ जाएगा। उसके बाद आपको जैसे होता है उसका जैसी लाइफ जीनी चाहिए। फिर वही 6 महीने बाद फिर वही कॉन्सेप्ट रिपीट हो रहा है। आप स्वस्थ रहते थे, अब नहीं हो रहा है ऐसा। सेम यही सावन के महीने का कॉन्सेप्ट बनाया, बिना रिसर्च की बेस के कुछ नहीं होता है। पुराने लोग बेवकूफ़ तो रहेंगे, उन्होंने कुछ कॉन्सेप्ट करके तो बनाया होगा कुछ ना कुछ। सावन में सेम यही चीज़ें हुई, नॉन वेज नहीं खाना, हरी सब्जियां नहीं खाना, दूध नहीं पीना, इसके पीछे एक कॉन्सेप्ट था। सावन पहले बारिश ही इतनी होती थी, हर चीज़ इन्फेक्टेड हो जाती थी। 15 दिन 20 दिन बारिश हो रही है, धूप नहीं आ रही है, ज़मीन की घास खराब हो गई, पानी खराब हो गया, गाय वही घास खाएगी, वही खाए, दूध में भी कहीं ना कहीं प्रॉब्लम आएंगे। ठीक है, नॉन वेज को बिल्कुल मना कर दिया था, छूना ही नहीं है। तो एक साल तक हम आध्यात्मिक चीज़ से क्या होता है, हम लोग उस चीज़ को ग्रहण कर लेते हैं। और यही चीज़ अगर मैं आपको ऐसे बोलता कि नहीं जी सावन के महीने में नहीं खानी, आप बोलते इसको 50 बोलते रहते हैं, यार कुछ थोड़ा हुआ था, पिछली बार भी तो खाया था, कुछ नहीं हुआ। तो यही चीज़ें हैं। तो आहारचर्या, ऋतुचर्या आपकी बहुत ज़रूरी है कि ऋतु के साथ साथ अपने शरीर को, मन को में बदलाव लाना भी बहुत ज़रूरी है। ठीक है, उसके बाद आता है कि जो मैंने आपको सब बोला है कि योग, मैं ये नहीं बोला कि आप योग करिए,
मेरा बोलने का तात्पर्य ये है कि आप किसी न किसी रूप से अपने जीवन में व्यायाम को सम्मिलित करिए, किसी न किसी रूप से, ठीक है। और आपने कभी जानवर को देखा होगा, जानवर कभी सो के जब उठता है ना तो एकदम, हमारे जितने योग के आसन लिए गए सब किससे लिए गए हैं? जानवरों से लिए गए हैं। हर एक पोस्चर हर एक जानवर से लिया गया है। आपने कुत्ते को उठते देखा हो, कुत्ता उठेगा अपना स्ट्रेच करेगा, पूरा बॉडी को स्ट्रेच करेगा। बिल्ली हो, घोड़ा हो, गधा, कोई भी हो, आप देखना कभी एकदम उठते हैं। इंसान क्या करेगा? एकदम बेड से रजाई खींची, बेड से उठा, उसको बस व्हाट्सएप चेक करते हैं। वो खैर उठने वो तो व्हाट्सएप तो खैर रात भर चेक ही होता रहता है ना। हाँ, तो आप बैठे, और हमेशा उठने का एक तरीका बताता हूँ। कभी भी आप जब उठें तो बेड से एकदम नीचे ना उतरें, थोड़ी देर उठिए, अपनी बॉडी को एडजस्ट करिए, बेड में स्ट्रेच करिए बॉडी को, हाथों को अंगड़ा लीजिए, जमाई लीजिए, ठीक है, बॉडी को स्ट्रेच करिए, ठीक है, आराम से उतरिए, और बिल्कुल उस तरह से आपको अपने लाइफस्टाइल को फॉलो करिए। आजकल तो रजाई खींची, अरे आज तो देर हो गई यार, आज तो देर हो गई। सोने में देर नहीं है, मतलब 2-2 बजे तक आप फ़ोन में देख लोगे, आप मूवी देख लोगे, व्हाट्सएप स्टेटस चेक कर लोगे, लेकिन उठ रहा हूँ तो लेट हो गई, देर सोया था। क्यों सोए थे देर? कितने बजे सोए थे? रात को 2 बजे सोया था। और वैसे अगर दिन में आप किसी काम से लिए पूछो तो यार टाइम ही नहीं है मेरे पास, यार मेरे पे तो टाइम नहीं है। तो वही कहने का तात्पर्य है कि लाइफ में और किसी न किसी रूप से आप व्यायाम से जुड़े रहिए। आपकी आधी बीमारियां, और आपका किचन सबसे बड़ा, किचन आपका एक तरह से आपकी डिस्पेंसरी है, वो आपका एक तरह से औषधालय है, वो उसको किचन मत बोलिए। हमारे आयुर्वेद में हमारे जो मसाले, हम जो मसाला शब्द करते यूज़ करते हैं, ये फारसी वर्ड है। मसाला शब्द कोई हिंदू उर्दू का शब्द नहीं है, ना संस्कृत का शब्द है। हमारे यहाँ ये जितने भी हल्दी, मिर्च, धनिया, ये जो, इनको औषधि रूप में इनका नाम लिया गया है। आयुर्वेद में इनको औषधि बोला गया है। और आज की डेट में बिल्कुल किसी भी किचन में घुस जाओ आप, अजवाइन आप गायब मिलेगी किचन से, मेथी कोई खाने को तैयार नहीं है, हैं, खड़े मसाले कोई खाने के लिए तैयार नहीं है, अदरक से गर्मी हो रही है, लहसुन से भी गर्मी हो रही है, हैं, खाना ही नहीं है तो होगा ही भाई। तो किसी थोड़ा थोड़ा रूप में इन चीज़ों को औषधि रूप में ग्रहण करें। हम लोग इनको मसाले के रूप में ज़्यादा खाने लग गए। वो इन्फ्लुएंस है ना, जो आए थे तो वो उन्होंने मसाले के रूप में इस्तेमाल करा, और हम लोग भी इनको मसाले के, इनको करिए औषधि के रूप में इस्तेमाल। जहाँ आप 5 लौंग डाल रहे हैं वहाँ 1 लौंग डालिए दाल में, जहाँ आप 10 काली मिर्च डाल रहे हैं वहाँ 2 काली मिर्च डालिए, पर डालिए जरूर। जहाँ आप अदरक का इतना बड़ा टुकड़ा खा रहे हैं वहाँ इतना टुकड़ा डालिए, जहाँ आप 10 कली लहसुन के डाल रहे हैं वहाँ 2 कली लहसुन के डालिए, पर अपने जीवन इनको सम्मिलित जरूर करिए। औषधि रूप में लीजिए इनको, भोजन के रूप में मत लीजिए। हम लोग क्या कर रहे हैं, मसालों को भोजन के रूप में ग्रहण कर रहे हैं। औषधि को जब आप भोजन के रूप में ग्रहण करोगे तो वो अपने दुष्परिणाम भी दिखाएगी, क्योंकि वो शक्तिवर्धक है। तो आप ज़्यादा ग्रहण करोगे, शरीर में आपका विकार उत्पन्न होंगे, है ना। तो आयुर्वेद में यही बोला गया है कि समदोष समग्निश्च समधातु मल क्रिया प्रसन्न आत्म इंद्रिय मना स्वस्थ इत्य विधीयते। आत्मा भी प्रसन्न होनी चाहिए, इंद्रियां भी प्रसन्न होनी चाहिए। तो मन भी प्रसन्न होना चाहिए, उसको स्वास्थ्य बोला गया है। और समदोष, वात पित्त कफ जो आपके शरीर में जो दोष होते समान होने चाहिए। ऐसे नहीं कि पित्त बढ़ा हुआ है, कफ खांसी हो रखी है। आपको पता चल जाता है आपके शरीर की जो भी अवस्था होती है। आप सुबह उठते हैं, आप कुछ भी खाइए, आपको पता चलेगा मेरे शरीर में क्या दिक्कत हो रही है। अग्नि से मतलब है जठराग्नि, टाइम पे पच रहा है, टाइम पे भूख लग रही है। यहाँ तो टाइम ही नहीं है। आज 7 बजे नाश्ता हुआ, कल 8 बजे नाश्ता हुआ, परसों नाश्ता ही नहीं हुआ, किस दिन पता चल 11 बजे नाश्ता हो रहा है, चल आज यार नाश्ता क्या करना, आज दोनों एक साथ हो जाते हैं, उससे 11 बजे खाऊंगा, लंच भी हो जाएगा, नाश्ता भी हो जाएगा। तो जठराग्नि आपका समय का बहुत बड़ा अभाव है। और भोजन का समय बनाइए, आधे घंटे ऊपर नीचे से ज़्यादा नहीं। अगर आप 9 बजे नाश्ता कर रहे हैं तो कोशिश करिए कि 9 बजे तक मैं नाश्ता कर लूँ, या 9 से 9:30 हो जाए, कोई बात नहीं। शरीर का जो हमारी बायोलॉजिकल क्लॉक है, आपने उसको बिल्कुल डिस्टर्ब कर दिया है। हमारे शरीर को एक टाइम होता है, सब चीज़ हार्मोन्स पे चल रही है। जो हमारे बाइल जो सीक्रेट हो रहे हैं उसका एक टाइमिंग होती है भूख का। आपने जब एक सिस्टम बना रखा है, आपने आज 9 बजे नाश्ता कर रहे हैं आप पिछले 4 महीने में, तो सुबह 9 बजे आपको भूख लगने का वो बाइल जो सीक्रेट हो जाएगा, आपको भूख लग जाएगी। सेम लंच का भी यही है प्रोसेस। अगर आप 1 से 2 बजे के बीच में लंच कर रहे हैं तो उस 1 से 2 बजे के बीच आपको भूख लग ही जाएगी। ऑटोमेटिक शरीर वो एक मैसेज जाएगा ब्रेन को, ब्रेन और बायोलॉजिकल जूसेस आपको सीक्रेट करेगा, आपको भूख लग जाएगी। सेम डिनर का भी ऐसे ही।
डिनर में पहले के लोग बोलते कि सूर्य अस्त से पहले आप भोजन निपटा दो। क्यों होता था? क्योंकि सूर्य अस्त के बाद कहते हैं हमारे जो जठराग्नि वो धीरे धीरे शांत हो जाती है, तो इसलिए होता था नहीं। अब तो क्या है, लाइट हो गया तो लाइट नहीं है, तो ये मैं ये नहीं करूँगा आप रात्रि को भोजन मत करिए, लेकिन एक समय सीमा निर्धारित बहुत जरूरी है कि मेरे को इस समय किस समय भोजन करना। आप देखा बहुत ज़्यादा लेट हो गई तो ठीक है यार मैं इतना गरिष्ठ हैवी भोजन नहीं करूँगा। अगर आप देर रात में हैवी भोजन खाओगे फिर नींद भी देर में आएगी, और नींद अगर आ भी जाएगी तो शरीर की जो सबसे ज़्यादा ऊर्जा है वो भोजन पचाने में जाती है। हम लोग सोचते हैं ना पत्थर तोड़ने में भी इतनी ऊर्जा नहीं जाती है शरीर की, जितनी भोजन को पचाने में शरीर की ऊर्जा जाती है। तो जब आप गरिष्ठ भोजन करेंगे और उसके बाद आप सो जाएंगे तो आपको साउंड स्लिप नहीं होगी, जिसको बहुत हम बोलते हैं ना बिल्कुल गहन अवस्था नींद में, जब मुझे पता नहीं चला, आज तो मुझे पता ही नहीं चला। तो भूख और निद्रा ये बिल्कुल सम्यक होनी चाहिए, और किसी न किसी रूप से अपने जीवन में व्यायाम को सम्मिलित करिए। और बहुत ज़्यादा आपके पास समय भी नहीं है तो कम से कम 15 से 20 मिनट, बहुत ज़्यादा नहीं होते हैं, कोई भी अपने जीवन में निकाल सकता है। कुछ नहीं करना, अपने शरीर के जॉइंट मूवमेंट। भगवान ने कुछ सोच समझ के तो बने वाले, अगर यूँ जरूरत नहीं होती हाथ सीधी होना मर नहीं पड़ तो जरूरत कंधा नहीं घूमे तो या गुंडे नहीं मुड़ दो हमारे, या गर्दन हमारे अग्नि पिछने नहीं घूमी थी तो सोच समझ कर एक सिस्टम बनाने में। अब काम इनसे नहीं कि पता चलो कि एक महीने तक हाथ तक कंधा ही नहीं घूम हमारे, इन काम ही नहीं है ऐसा। घर से गए सिस्टम में बैठ गए, यही काम है, पता नहीं कंधा, अरे यार मेरा हाथ तो ऊपर ही नहीं उठ रहा, क्योंकि आपने उसके प्रति आप जागृत नहीं थे, आप असंवेदन हो गए उसके खिलाफ। बैठ रहे फोन पकड़ के लगे हुए, फोन 24 घंटा फोन देखा है, तब हम बोल रहे कि मैं बीमार हो गया। ये है हमारी जीवनचर्यागत बीमारियां हैं। सर्वाइकल हो गया, स्पॉन्डिलाइटिस हो गया, बैक पेन हो गया, मधुमेह हो गया, फ्रोजन शोल्डर हो गया। आपने जीवन ही अब इस तरह अपने ऐसा बना दिया है, फोन दिन में कम से कम 3-3 घंटे ऐसे करके फोन, जोर पड़ेगा भाई, वो भी शरीर की उसकी एक अवस्था है? पानी की बूंद पड़ के पत्थर कट जाता है, ये तो शरीर है आपका, हार्ड मास का शरीर है। तो आप रोज 2-2 घंटे शरीर में, दिन महीने के 60 घंटे हो गए, 60 घंटे गर्दन के अगर इसलिए इस डिग्री पे झुका के रखोगे तो कहीं ना कहीं इफेक्ट तो हो गई। सिस्टम जुड़ा हुआ है, और मेरुदंड हमारा इतना सेंसिटिव पार्ट है, सब कुछ आपका पूरा नर्वस सिस्टम, नॉट पूरी फिजिकल बॉडी ही उस पर काम कर रही है पूरी आपकी, आपका नर्वस सिस्टम पूरा उस पर काम कर रहा है। सेंट्रल नर्वस सिस्टम, आपका पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, जितना भी है, जो केंद्रीय तंत्रिका तंत्र है, जो संवेदनाएं हमारे शरीर में हो रही हैं, जो आंख झपक रही है, खुजली हो रही है, भूख लग रही है, प्यास लग रही है, ये सब उसी के माध्यम से हो रहा है। और आपका बैठने का, तो इसलिए बहुत जरूरी है। तो बेसिक चीज़ें हैं, मैं आपको बता देता हूँ। जॉइंट मूवमेंट बेसिक जो आप डेली घर पे आप कर सकते हो, बहुत बेसिक है। 10 से 15 से 20 मिनट आपको लगेंगे, इससे कम भी लग सकते हैं। जब आप एक बार यूज टू हैबिचुअल हो जाएंगे, करने के आदी हो जाएंगे, ठीक है, तो शरीर का लीजिए, चाहे पैर से सर की तरफ स्टार्ट करिए, चाहे सर से पैर की तरफ स्टार्ट करिए, ठीक है। सबसे पहले तो गर्दन की एक्सरसाइज है, बेसिक कुछ नहीं करना। 4 दिशाएं होती हैं, पूरा पश्चिम, लेफ्ट अप डाउन, लेफ्ट राइट, कुछ नहीं करना। थोड़ी देर खड़े हो गए, कोई बात नहीं, गर्दन एक बार इस तरफ कर लो, एक बार इस तरफ कर लो, एक बार इस तरफ कर लो, गिन लो कि 10 बार करनी है, 5 बार करनी है, अपना आराम आराम से सांस के साथ। एक बार ऊपर देख लो, एक बार नीचे देख लो, ऐसे 10-10 बार गिन के कर लो, हो गया एक्सरसाइज। मत करो, आपने बॉडी को रियलाइज करा दिया, माइंड को कि ठीक है, आपने एक ब्रेन तक संदेश चला गया, ठीक है भाई ये मूवमेंट हो रही है, तो ऑटोमेटिक हार्मोन सीक्रेट होंगे, कहीं ना कहीं काम करेगा, ठीक है। सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस वाले जितने भी हैं, किन्हीं को अगर दिक्कत है सर्वाइकल की, तो कोशिश करिए गर्दन आगे ना झुकाएं। अगर उनको सर्वाइकल के दर्द से आराम नहीं चाहिए दर्द, तो हमेशा ध्यान रखना गर्दन आगे नहीं झुकानी है, कभी नहीं। और बहुत ज़्यादा दिक्कत है तो पीछे वाली एक्सरसाइज वाली, अपना गर्दन पीछे झुका के डेली 10 से 15-20 मिनट बार कर लो, आप पूरे दिन भर आपको दर्द नहीं होगा, पूरे दिन भर नहीं होगा दर्द आपको। बस अग्नि नहीं झुकाना, अग्नि बिल्कुल ना। और तुम्हें लग रहा है कि काम तुम्हारा बहुत ज़्यादा नहीं होगा, तो अपने लिए पट्टा लाओ। और जब भी तुम्हें लग रहा है कि मैं वैसे काम कर रही हूँ जिसमें गरम जब चौल फटकना बहुत काम हो, दाल साफ करना, झुकना काम होता है ना, 2 घंटे में पट्टा लगे लिया, बहुत जरूरी है, ठीक है। सेम हाथों का भी सेम ऐसे ही है। गर्दन का सिंपल है एक्सरसाइज, एक बार बाएं तरफ दिखना,
एक बार दाएं तरफ देखना, एक बार आसमान की तरफ देखना, एक बार तो बीम देखना। ये 4 एक्सरसाइज है, बेसिक एक्सरसाइज। और वह एक बात है, एक बार सांस छोड़कर गर्दन अग्नि छोड़ेगा ना, और एक बार गो घुमा देना, एक बार सीधा हाथ बेटे उल्टा हाथ तक, और उल्टा घड़ी के सामान 5-5 बार 10 बार। अब गिणी कन कर दिया, सांस धीरे धीरे सांस ले आई और आराम से खड़े कन बैठे कन, अब गिणी कन 1 2 बस। देन 5 बार एक तरफ बिट कर ले, फिर 5 बार एक तरफ बिट कर ले, बस। ये तो गर्दन एक्सरसाइज गर्दन, ठीक है। बहुत ज़्यादा नहीं करना, 10-10 बार कर लो, 5 बार कर लो, समय ज़्यादा है। सेम उसके बाद हाथों को भी नीचे, हाथों का इस्तेमाल ही नहीं है, स्ट्रेच नहीं है हाथों में, ठीक है। रिस्ट का मूवमेंट नहीं है, हमारे कोन कोई मूवमेंट नहीं, कंधा कोई मूवमेंट नहीं होना, ठीक है। अपना स्ट्रेच करा उंगली को, एक बार मुट्ठी जोर से बंद करी, मुट्ठी खोल दी, आपका पूरा स्ट्रेच हो जाएगा, रिलीज हो जाएगा, ज्वाइंट में स्ट्रेच आ जाएगा। बहुत आराम से 10 बार 5 बार इन बैठेगन, ख्याल बैठेगन, कुछ नहीं कर, गप भी मन रहा एक दूसरे बैठेगा ना, अरे इन भी कर रहा। ये 3 एक्सरसाइज की, ये तो तुम खाना खाकर भी कर सकते हो, ये कोई जरूरत नहीं कि तुम्हारे उन योग में कि 4 से 6 घंटा गैप होना चाहिए खाना खाने के बाद, क्योंकि योगा एक्सरसाइज कर दो मैं, लेकिन जो ज्वाइंट मूवमेंट होता है नहीं कबर भी कर सकते हो आप, क्योंकि हमारे पेटक की इन्वॉल्वमेंट नीचे। आपने मुट्ठी बंद, मुट्ठी खोली, जोर से मुट्ठी बंद करी, बस मुट्ठी बंद करके कलाई घुमा दो 2 4 5 बार, 10 बार एक तरफ घुमा दो, 10 बार दूसरी तरफ घुमा दो, कर लो हैं। सेम इन कोनिक एक्सरसाइज में इन करेगा ना, अब एल्बो को स्ट्रेच कर लो, एल्बो का मूवमेंट कर लो, ठीक है। एल्बो को करने के बाद कंधक, आजकल कंधक बहुत दिक्कत है, कहते हैं ज्वाइंट शोल्डर होना, क्या हाथ नहीं उठना हो, ठीक है। अब गर्दन ऐसे उठाई, 2 हाथ कंधा धरे और आराम से कंधा शोल्डर घूम, 10 बार एक तरफ कर लिया, 10 बार एक तरफ कर लिया। अगर इन भी नहीं होना तो इन खड़े कर, इन घूम लिया आराम आराम से, बहुत बहुत 2 हाथ खेल मजाक मजाक में, गप में रहे एक दूसरे बेटे का ना, सुई लगाना रहा पर काम भी करना रहा, बहुत ज़्यादा टाइम लगो, ठीक है। पैर भी सेम ही नीचे, अब खड़े करने घुंड बस, इनते कन इतो कन बस, ज़्यादा नहीं कन बस, इतो बस इतना मैं स्ट्रेच हो जाल, इन सेम खुटक बीच खड़वे का ना, क्या दीवार का सारा ले ले, अगना स्ट्रेच करी, पिछने कीजिए, इन इन बस पूरी इन, अगने पिछने। अब एक बाद इन गोल गोल घुमा गया, बस 2 तरफ बेटी किन 5-5 बार 10-10 बार, ज़्यादा नहीं कन बस। ये बेसिक एक्सरसाइज हर कहता है, ज़्यादा ना 15 से 20 मिनट लगता है ना, ये भी ज़्यादा बनो चलो 20 मिनट भी नहीं लगता, ये बेसिक एक्सरसाइज इतना करो। और एक अगर खान पान में बिल्कुल खाने पीने का बहुत ध्यान रखो, सिर्फ शरीर इतना जरूरी, मन भी उतना ही जरूरी है, सार्वजनिक जीवन भी उतना ही जरूरी है, और आध्यात्मिक जीवन भी उतना ही जरूरी है। तो शारीरिक रूप से भी स्वस्थ रहें, मानसिक रूप से भी स्वस्थ रहें, आध्यात्मिक रूप से भी स्वस्थ रहें, और सार्वजनिक रूप से भी स्वस्थ रहें। साथ में बैठें, 4 लोगों के मिले जुले उठे बैठें, रोज नहीं हो रहा, हफ्ते में 1 दिन मिले बैठें, आपस में गेट टुगेदर करें, कोई भी हो, कहीं भी रहें आप, बहुत जरूरी है, बहुत ही जरूरी है। अब ये इतना बड़ा आयोजन हुआ, सब मिल गए बैठ गए, तो बहुत वैचारिक परिवर्तन आ जाते हैं मन में, आप बिल्कुल नई ऊर्जा के साथ जाओगे। आप 3 दिन बाद या 4 जब भी आप जाओगे यहाँ से, मन में एक उत्साह रहता है, ठीक है कुछ हुआ यार, पॉजिटिव वाइब्रेशन रहता है, कलेक्टिव कॉन्शियसनेस, जब आप एक जैसा सब लोग सोचते हैं तो एक वाइब बनती है चारों तरफ, कलेक्टिव कॉन्शियसनेस बनती है। साइंस अब तो प्रूव कर देगी, 8 से 10% लोग जहाँ एक जैसा सोचते हैं वहाँ वैसी एनर्जी बनती है। तो इसी इलाही पुराने लोगों ने बड़े आयोजन इलाही करे यहाँ पहले, कि सब मिल जाल, सब एक जगह बैठे रहते, कुछ नए चीज़ बनल है, तो ये बहुत जरूरी है। तो इसलिए स्वस्थ रहो। मैं माँ बाल कुमारी से प्रार्थना करता हूँ आप सबके स्वास्थ्य की, मंगल कामना की, ठीक है। आपने मुझे इतना समय दिया, बहुत बहुत आभार आपको। डॉक्टर कन्नर साहब देखो, ये तो भी बात है, तुमने 1000 रुपये दी बहुत बढ़िया डॉक्टर है। और जो आप घर का आदमी बोलते घर जोगना सिद्ध हो जान दो, जोगी जोगना जो उठा हो जान दो, तो बहुत सुंदर बात है बताइए। और हम लोग ये बात तरफ रामदेव पर फुटे गिलाम तो हम बोलते क्या तो कलाकार कर दो, और हमारा आदमी बोले तो हम बोलो हमारे लौट चाहिए क्या, हम तो सिखाना चाहिए, ऐसा नहीं है। उसने बहुत अच्छी ज्ञान की बातें यहाँ पे बताई। और अब हम झेड़ को आबाद करने के लिए हम आए हैं। पूजन के साथ साथ इस साल हम सर्दियों में यहाँ योग शिविर लगाएंगे कि अब लोगों के दिमाग में आते बस झेड़ तो उगड़ गया, झेड़ खत्म हो गया, झेड़ खाली हो गया ना, झेड़ खाली हो जाए
न झेड़ उगी थी, झेड़ दोबार पूर्ण बसल। अब हम जैसे आज ये हर साल का पूजन शुरू हो गया, सर्दियों में हम योग शिविर लगल 7 आदमी उकमा जैक मर्जी भाव वाल 4 आदमी में 7 आदमी में उनको पानी व्यवस्था रहा, उनको खाना पीना का हम व्यवस्था करा, आप योगा करो और मस्ती मारो और गप मारो स्वस्थ रहने के लिए, वो हम करेंगे इस जो आना चाहे उसमें, और यही नाती हमें सिखाएगा। क्योंकि गांव के लिए केवल पूजन जुड़ने के लिए, लेकिन हमें आगे भी जोड़ना उस चीज को जुड़ रहे हैं ना। अब हमें छोटी छोटी व्यवस्थाएं करेंगे, छोटे छोटे काम करेंगे। 4 आज हम कभी ये जो आज प्रोग्राम किया ऐसे भी लगा कर लेते सही पर आल खूब हमन वाल जेता माता दरबार में मुंड टिकड़वाल वाल आशीर्वाद लेवाल वाल, तो आशीर्वाद लेने कौन नहीं आएगा, किसको नहीं चाहिए आशीर्वाद। बड़ों का आशीर्वाद हम छोटों को चाहिए, माँ भगवती का आशीर्वाद हम सबको चाहिए। हम सब तभी सुखी है जैसे उसने कहा कि स्वस्थ शरीर है। आज लोगों का करोड़ों रुपए बैंक में सड़ रहा है। मैं अब दिल्ली में रहता हूँ, हमारी बिल्डिंगों में उन पे लाखों करोड़ों रुपया है, लेकिन बैंक से निकालने वाला उनके पास लड़का नहीं है, लाने वाला नहीं वो पैसा। तो उस पैसे का क्या फायदा जिसको आप खा नहीं सकते। इकोनॉमिक्स हैं हाथ हिल रहा है, साइन नहीं कर सकते, तो स्वस्थ ही नहीं है आपका। आपका लड़का इतना कमा रहा हो, सब जीरो है। जब आपने उस लड़के का सुख नहीं देखना, उसकी कमाई का सुख नहीं देखना, उस पैसे का, तो अर्थात शरीर माध्यम खलु धनुष साधन, शरीर है तो सब कुछ है। अपने शरीर को स्वस्थ रखे, आप इस झेड़ तक भी तभी आएगी जब स्वस्थ रहे आप। तो हमने आज इस बच्चों ये मनीष का है, मनीष इधर आ, स्वागत कर भाई का। तो 2-4 चीजें मैं ऐड करूंगा जो प्रभाकर भाई ने कहा। एक आपने देखा होगा, इन्होंने प्रोसेस्ड फूड की बात करी। प्रोसेस्ड फूड जो कंपनियां बनाती हैं उसका विज्ञापन देती है, उधर बच्चे कैमरा में देखो। ठीक है भाई। जब से प्रोसेस्ड फूड का चलन शुरू हुआ है, उसके बाद से डायबिटीज, हाई ब्लड प्रेशर, कैंसर, ये चीजें बढ़ गई है तब से। प्रोसेस्ड फूड में सबसे पहले रिफाइंड ऑयल का इन्होंने बात करी है। आप गौर करिए 50 साल पहले, 60 साल पहले यहाँ कोई रिफाइंड ऑयल खाता था, लेकिन हमारे जितने दादा परदादा ताऊ सब 80-85 में भी शायद संताली पुल 2 चक्कर काट के आते थे, कुछ नहीं होता था। तो सबसे पहले रिफाइंड ऑयल बंद करिए आप। सरसों का तेल का कच्चा खानी जो तेल होता है कोल्ड प्रेस, वो लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। दूसरी चीज़ कोल्ड ड्रिंक, थम्स अप, कोको कोला, पेप्सी, फैंटा, आप जानते होंगे कॉलेज स्कूल में गवर्नमेंट ने बंद कर दिए, लेकिन फिर भी हमारे फ्रिज में 2-2 घंटे की गर्मियों में रखते हैं, वो भी प्रोसेस्ड फूड है। आज हमें पता नहीं क्या नुकसान कर रहे हैं बॉडी को, लेकिन सालों साल करते करते फिर वो डायबिटीज, कैंसर। सादा पानी है पहले। तीसरी चीज आज सभी के पास, सभी अच्छा कर रहे हैं, सभी का कार है, स्कूटर है, तो अगर थोड़ा भी दूर जाके उनको सब्जी लानी है तो फटाफट लेके निकल जाए। ये एक सिंपल स्टेप बना दीजिए कि यहाँ तक हो सके पैदल जाए। पहले होता था, पहले साधन ही नहीं थे तो पैदल जाते हैं, लेकिन आज हमारे क्या है, इस समय हम लगता है कि 2 मिनट में पहुँच के आ रहे होगा, फिर उसके बाद अपना व्हाट्सएप या टीवी देखा। तो छोटी छोटी चीज़ें अगर आप करेंगे तो आधा पौने घंटे का आपका फिजिकल एक्सरसाइज निकल ही जाएगा। रूल बना दीजिए कि गाड़ी की चाबी लेनी ही नहीं है।